पानी में मीन प्यासी, मोहे सुन सुन आवे हंसी। ये चीज़ आज मुझ पे अच्छे से लागू हो रहा है, इतना गर्मी में भी सर्दी हो चुका है। थोड़ा सा साउंड अगर अजीब तरह से आएगा तो मैनेज कर लीजिएगा। संडे स्पेशल का वीडियो नंबर 10 शुरू करते हैं। पहले इसका नाम संडे टेस्ट हुआ करता था, लेकिन टेस्ट के नाम पर कोई अपना मार्क्स लिखते नहीं थे, तो इसका नाम संडे स्पेशल कर दिया गया। इसका पीडीएफ आपको टेलीग्राम पर मिल जाएगा। आगामी सभी एग्जाम में आपको यह फायदा पहुंचाएगा। ध्यान से देखिएगा, संडे टेस्ट बहुत ही ज़बरदस्त होता है। पेपर 1 के लिए कोर्स है, हिंदी इंग्लिश में अगर जरा भी डाउट हो कोई भी एग्जाम है झारखंड का, प्रीवियस ईयर के साथ चल रहा हूँ तो बहुत ही मज़ा आ जाएगा। इतना कम प्राइस में अवेलेबल करा दिया हूँ, इसको ज्वाइन कीजिए। लास्टेस्ट एग्जाम जेएसएससी सीजीएल का है, उतना तक आपको सब चीज़ प्रोवाइड करा दूंगा। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट करेक्टली मैच्ड, आपको बताना है। कुछ बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट लिया गया है, तो बताना है आपको कि कौन इसमें करेक्टली मैच नहीं है। 52nd कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट बोला जा रहा है 1985 में किया गया था। उसके बाद 92nd कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट एक्ट किया गया था 2005 में। उसके बाद 73rd और 74th कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट एक्ट लाया गया 1992 में। उसके बाद 101st कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट एक्ट आएगा 2016 में, और 61st कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट एक्ट लाया गया 1989 में। ये सारा आप लोग थोड़ा सा ध्यान से देख रहे होंगे, बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। एग्जाम में भर भर के आते हैं क्वेश्चन ऐसे। कौन सा गड़बड़ी है पता चल रहा है? गड़बड़ी है आपका पार्ट नंबर बी। इसमें बी कहता है कि 92nd कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट एक्ट है 2005 में आया था, सरासर गलत बात है। 92nd कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट एक्ट 2005 का नहीं 2003 का है। कब का? 2003-04 में इसको लाया गया था। यह किस बारे में बात करता है चर्चा करेंगे डिटेल में। सबसे पहले देखते हैं 52nd कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट एक्ट। तो 52nd कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट एक्ट में जो है आपका 10 शेड्यूल को ऐड किया गया था, जिसमें क्या था, एंटी डिफेक्शन लॉ लाया गया था, दल बदल कानून, यानी कि एक पार्टी से लोग दूसरे पार्टी में चले जाते थे बिना पेंदी के लोटा, जिधर मन उधर लुढ़क जाते थे, तो उसको रोकने के लिए किया गया था, एंटी डिफेक्शन लॉ लाया गया था। जो आपका आंसर था ऑप्शन नंबर बी, जिसमें 92nd कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट एक्ट लाया गया 2005 में। 2005 जो कि गलत आंसर था, 2003 में लाया गया। क्लियर? उसमें क्या किया गया, 92nd कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट में 4 लैंग्वेज को, और 4 लैंग्वेज कौन था देख लीजिए। 92nd कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट एक्ट जो लाया गया 2003 में, उसमें 4 भाषा था, 4 लैंग्वेज को ऐड किया गया। बोडो, डोगरी, मैथिली और संथाली, ये 4 लैंग्वेज को जैसा आपको ऐड किया गया। इसको ध्यान से देख लीजिएगा। आपका संथाली इंपॉर्टेंट है तो पूछ देंगे डायरेक्ट एग्जाम में कि जो है कब लाया गया था। 2003 का कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट एक्ट था, उस समय इसको ऐड किया गया था। ये झारखंड का लैंग्वेज है। मणिपुरी जो है आपको बताने की तो आवश्यकता है नहीं, सॉरी, मैथिली जो है मैथिली है, मणिपुरी नहीं, कभी कभी कन्फ्यूजन हो जाता है। मैथिली है, उसके बाद डोगरी जम्मू एंड कश्मीर में, और बोडोलैंड आप लोग नाम सुने होंगे, या आसाम में पड़ता है। ठीक है, आसाम में या फिर जम्मू कश्मीर में। तो ये सब कुछ देख लीजिएगा। 8 शेड्यूल में अभी जो है 22 लैंग्वेज आपको देखने को मिलेगा, लेकिन ओरिजिनली 22 लैंग्वेज नहीं थे। ओरिजिनली 8 शेड्यूल में 14 लैंग्वेज थे, तो अभी तो 4 आपने देख लिया। 1967 में 21st कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट एक्ट के द्वारा सिंधी लैंग्वेज को ऐड किया गया। उसके बाद देखिएगा 1992 में ही 71st कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट एक्ट किया गया, जिसमें उस समय भी 4 लैंग्वेज को, तो उसमें 3 लैंग्वेज को ऐड किया। एक तो हो ही गया 3, कौन कौन था वह, मणिपुरी, नेपाली और कोंकणी, यह 3 लैंग्वेज को उस समय ऐड किया गया था। तो याद रख लीजिएगा, सारा आप टोटल 14 से लेकर 22 हो चुका है। देख लिए, सबसे पहले सिंधी ऐड किया गया 67 में, 92 में 71st कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट एक्ट किया गया, उस समय मणिपुरी, उसके बाद नेपाली और कोंकणी ऐड किया गया, और उसके बाद 92nd कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट एक्ट 2003 में किया गया। उस समय बोडो आसाम में होता है, डोगरी जम्मू एंड कश्मीर, मैथिली मिथिला और रीजन बिहार रीजन बोला जाता है, और उसका संथाली झारखंड का लैंग्वेज। तो टोटल आपका 22 तक का सफर हो चुका है। ठीक है, तो इसको देख लीजिएगा। बात करते हैं 73rd और 74th कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट एक्ट के बारे में। तो इसमें पंचायत और म्यूनिसिपैलिटी के लिए किया गया था। तो इसके लिए आपके लिए देखिएगा तो शेड्यूल 9 लाया गया था। क्या लाया गया था? 9वां शेड्यूल लाया गया था। तो 9वां शेड्यूल में पंचायत को रखा गया था, और उसके बाद जो 9A था, 9A उसमें म्यूनिसिपैलिटी को बनाया गया, नगर पालिका और देखते हैं ना, तो वो सारा तो पंचायत वाला रिलेटेड है आपको। इसको जो देखिएगा जब लागू किया गया था 24 अप्रैल को 1992 में इसको लागू किया गया, जिसके तहत आप लोग को नाम पता होगा कि 24 अप्रैल को आप लोग पंचायती राज दिवस भी मनाते हैं। क्या मनाते हैं? पंचायती राज डे भी मनाते हैं, आपको पता होगा। ओके, पंचायती राज डे मनाते हैं। ये शुरू हुआ था 2010 से, हम लोग मनाना शुरू किए थे मनमोहन सिंह के गवर्नमेंट का टाइम में। ओके, तो इसको याद रख लीजिएगा। फादर ऑफ पंचायती राज आपको पता होगा, बलवंत राय मेहता जी को कहा जाता है। बलवंत राय मेहता कमेटी किससे है? तो पंचायती राज से। तो इसके बारे में आपका हो गया।
डी आता है 101st कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट एक्ट 2016 का। तो 101st कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट एक्ट जो था, आइए इसके बारे में चर्चा कर लेते हैं। ये जो था सब बहुत ही इंपॉर्टेंट है, जीएसटी का है। क्या है? जीएसटी से रिलेटेड है, गुड्स एंड सर्विसेज टैक्स। बहुत बड़ा टैक्स रिफॉर्म है हमारा। तो याद होगा आपको 2016 में लाया गया था। उसके बाद जो है से आप लोग को 1 जुलाई से 2017 से आप लोग जीएसटी डे भी मनाना शुरू किए थे। याद देखिएगा 2016 से नहीं, 2017 से मनाना आप शुरू किए थे। उस समय आपको देखने को मिला अरुण जेटली जी फाइनेंस मिनिस्टर थे, आपको याद होगा। ठीक है, अरुण जेटली जी फाइनेंस मिनिस्टर थे और आरबीआई गवर्नर थे उर्जित पटेल जी। आरबीआई के गवर्नर थे उर्जित पटेल। जीएसटी में टोटल 5 स्लैब देखने को मिलता है। 0% होता है, 5% होता है, 12% होता है, 18% होता है, 28% होता है। 0% वाला में याद रखिएगा बहुत ही इसेंशियल कमोडिटीज वगैरह रखा जाता है, जैसे कि आप लोग को एग्रीकल्चर प्रोडक्ट्स वगैरह है। ठीक है, कोई चीज़ वेजिटेबल्स वगैरह, फ्रूट्स वगैरह है, ये 0% स्लैब में आता है। ठीक है, नेचुरल हनी वगैरह। एक क्वेश्चन ऐसे इंपॉर्टेंट बनता है, अगर सिर्फ हनी बोल देंगे तो हनी 2 तरह से बनता है, एक नेचुरली बनता है, एक आर्टिफिशियली बना सकते हैं। तो नेचुरल हनी जो होता है इसे 0% टैक्स स्लैब में आता है। ठीक है, बाकी आप लोग अगर चीनी वगैरह मिलाते हैं तो उसका आप लोग अलग से चार्ज वगैरह लगेगा। तो यही आपका जीएसटी के बारे में है। एक इंपॉर्टेंट पॉइंट याद रख लीजिएगा, ये 101st कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट एक्ट था, लेकिन 121वां संविधान संशोधन बिल था। बिल और एक्ट में अंतर होता है। संविधान पार्लियामेंट में जितना बिल जाता है उसका कोई मतलब नहीं बनता है कि सारा का सारा जो है एक्ट बन के आ ही जाएगा। एक क्वेश्चन आपके लिए इंपॉर्टेंट है, इसको याद रखें। नेक्स्ट आता है 61st कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट एक्ट 1989 का। तो इसमें क्या किया गया था, तो आप लोग को देखिए इसको यही डिस्कस कर देते हैं ना। थोड़ा सा प्रॉब्लम हो रहा है ना, मुझे भी हो रही है, मैनेज कीजिए, क्या करें। देखिए कोई सी प्रॉब्लम भी होता है तो उसको लेकर आप लोग काम को बंद मत कर दीजिए। मैं काम को बंद नहीं करता हूँ, ठीक है, मैं कुछ ना कुछ करता ही रहता हूँ। 1989 में 61st कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट एक्ट जो था, उसमें क्या किया गया, आप लोग को आइडिया होगा, जो वोटिंग राइट था, क्या था, वोटिंग राइट था, वो 21 से हटाकर आप लोग 18 साल कर दिए थे। तो वही कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट एक्ट है 1989 का। तो इसको थोड़ा सा याद रख लीजिएगा। 1989 में 2-3 काम हुआ था, आपको बता देता हूँ। जो भारत का पहला खुला विश्वविद्यालय यही बना था 1989 में, कुछ याद रख लीजिएगा। इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया जो ECI आर्टिकल 324 से लेकर 329 तक है, वह जो है 3 मेंबर बॉडी बना दिया गया था। और WWW वर्ल्ड वाइड वेब भी जो है लॉन्च किया गया था टिम बर्नर्स-ली के द्वारा 1989 में ही। तो कुछ चीज़ याद रख लीजिएगा, ठीक है। 1989 से 21 साल से 28 किया गया। और आप लोगों को वोटिंग के लिए आप लोग पता होगा, आप लोगों को वोटिंग जब किया जाता है 25 जनवरी 1950 को इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया आया था अस्तित्व में, जिसके चलते 25 जनवरी को आप लोग नेशनल वोटर्स डे भी मनाते हैं। ठीक है, तो आई होप कि समझ में आ चुका होगा। क्वेश्चन नंबर इसका जो 1 था उसका आंसर हो गया बी। बहुत ही डिटेल में हमको लगता है डिस्कस किया, और सारा पॉइंट आपके लिए एक एक पॉइंट इंपॉर्टेंट है। ओके, बिना फालतू का कोई चीज़ नहीं बता रहा हूँ, ध्यान से देखिए, इसीलिए इसका नाम स्पेशल सीरीज रखा गया है। ओके, स्पेशल अगर नाम है तो कुछ महीने में स्पेशल होगा ही, ऐसे बस नाम नहीं रख दिया गया है ताकि आप लोग यहाँ पे आके भटकते रहें। विच प्लैनेट इज रिस्पॉन्सिबल फॉर प्रोटेक्टिंग द अर्थ फ्रॉम मेनी एस्ट्रॉयड्स एंड कॉमेट्स। बहुत सारा देखिएगा कि जो क्षुद्र ग्रह है और धूमकेतु वगैरह से बचाता है पृथ्वी को, वह ग्रह कौन सा है? मार्स, मंगल, जुपिटर, सैटर्न या फिर यूरेनस, कौन वह ग्रह है? तो देखिए आप लोग को पता होगा एस्ट्रॉयड बेल्ट्स वगैरह जो पाया जाता है, एस्ट्रॉयड बेल्ट्स का नाम सुनोगे, वो मार्स और जुपिटर के बीच में बहुत ज़्यादा एस्ट्रॉयड और जो मार्स और जुपिटर के बीच में पाया जाता है। तो जुपिटर करता क्या है ना कि बहुत सारे एस्ट्रॉयड्स वगैरह को, कॉमेट्स का अपने पर गिराता है और उसका रास्ता को चेंज कर देता है, यानी कि पाथ को चेंज कर देता है। तो आंसर आपका जुपिटर होगा। तो इसको याद रख लीजिएगा, एक तरह का प्रोटेक्टर के जैसा कार्य करता है। किसके जैसा? प्रोटेक्टर के जैसा यह जुपिटर कार्य करता है। जुपिटर याद रख लीजिएगा। इसका अभी जो है 79 जो सैटेलाइट्स खोजे गए हैं, और जो देखने को मिलता है सैटर्न इसका 82 है। तो सबसे ज़्यादा सैटेलाइट अभी आपका सैटर्न का ही है। ओके, याद रखिएगा। जो एक हमारे प्लैनेट में जुपिटर तो पता है सबसे बड़ा ग्रह है, सारा का सारा प्लैनेट को अपने अंदर समेट सकता है। यह इतना बड़ा ग्रह है, सारा का सारा जितना प्लैनेट देख रहे हैं सबको अपने अंदर समेट लेता है। तो इसको थोड़ा सा आप लोग याद रखिएगा। जुपिटर इज द करेक्ट आंसर। आइए कुछ इंपॉर्टेंट चीज डिस्कस कर देते हैं। जैसे कि फर्स्ट 4 प्लैनेट आपका है, जैसे कि फर्स्ट में आ गया आपका मरकरी, फिर आ गया वीनस, फिर आ गया आपका अर्थ, 3rd नंबर पे अर्थ है। उसके बाद आ गया आपका मार्स, ठीक है, तो मार्स आ गया। उसके बाद जुपिटर, उसके बाद सैटर्न, उसके बाद आपका यूरेनस, उसके बाद नेपच्यून,
और प्लूटो को तो आप लोग धक्का मार के निकाल दिए 2006 में, 1930 में उसको खोजा गया था। तो फर्स्ट 4 प्लैनेट जो आप लोग देख रहे हैं, फर्स्ट 4 प्लैनेट मरकरी, वीनस, अर्थ और मार्स, इसको आप लोग टेरेस्ट्रियल प्लैनेट के नाम से जानते हैं। किसे? टेरेस्ट्रियल प्लैनेट के नाम से जानते हैं। और लास्ट 4 को आप लोग जानते हैं जोबियन प्लैनेट के नाम से। किसके नाम से? जोबियन प्लैनेट के नाम से जानते हैं। टेरेस्ट्रियल का मतलब होता है अर्थ के जैसा प्लैनेट और जोबियन का मतलब होता है गैसियस प्लैनेट। ठीक है, बाकी कुछ कुछ इंपॉर्टेंट चीज़ याद रख लीजिएगा। मरकरी और वीनस एक को सैटेलाइट नहीं है इन लोग का। मार्स का 2 है, फोबोस और डिबोस, आपको पता होगा फोबोस और डिबोस। अर्थ का एकमात्र सैटेलाइट आपका मून है, चंद्रमा, और सैटेलाइट्स को मून भी कहा जाता है। जुपिटर का बता दिया था आपका 79 और उसका 82 था सैटर्न का। ठीक है, सबसे ज़्यादा अभी सबसे ज़्यादा बोलेगा जो लार्जेस्ट आपका सैटेलाइट्स वगैरह किसका है? सैटर्न का ही है, इसको याद रखें। मार्स और जुपिटर के जो जुपिटर के बीच में स्ट्रैट बेल्ट्स पाया जाता है, यह सुपर इंपॉर्टेंट आप लोग के लिए क्वेश्चन है। अर्थ देखिएगा, ऐसे तो 3rd नंबर पे सन के डिस्टेंस के अनुसार आपका 3rd प्लैनेट पड़ेगा। पूरा जो प्लैनेट का ग्रुप है इसमें से 5वां सबसे बड़ा प्लैनेट है ना, 5वां सबसे बड़ा प्लैनेट है जुपिटर और सैटर्न फर्स्ट और सेकंड है। सैटर्न का डेंसिटी देखिएगा बहुत कम है, सैटर्न का डेंसिटी बहुत ज़्यादा कम है। कहा जाता है कि पानी में भी रख दीजिएगा ना तो भी तैरने लगेगा। पानी का डेंसिटी 1 ग्राम पर मिलीलीटर होता है, तो इससे भी कम इसका डेंसिटी है, तो तैरने लगता है, इसको याद रख लीजिएगा। कुछ कुछ मिशन बताता हूँ। सैटर्न के लिए आप लोग का कैसिनी मिशन था, आप लोग का जुपिटर के लिए आप लोग का जूनो मिशन था। ठीक है, मार्स के लिए तो आप लोग को पता होगा, मार्स मिशन इंडिया का था ही इंडिया का मार्स मिशन, मार्स ऑर्बिटर मॉम मिशन था। मरकरी के लिए एक मैसेंजर था, ठीक है, मरकरी के लिए एक मैसेंजर था, इसको थोड़ा सा याद रख लीजिएगा। और अभी सूर्य के लिए तो अपने इसरो लॉन्च कर रहा है आदित्य L1। सारा चीज़ ध्यान से देख लीजिएगा, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था और सारे चीज़ जो इंपॉर्टेंट आपके एग्जाम में बन सकते हैं उसको आपको बता दिया। देख सकते हैं किस तरह से स्ट्रैट वगैरह इस पर गिरता है, तो स्ट्रैट वगैरह जब गिरता है इस पर, ओके, तो देखिए कितना ज़्यादा धमाका होता है। तो अर्थ पर अगर चला जाएगा तो यह क्या हो जाएगा, बहुत ज़्यादा इसको डिस्ट्रॉय कर सकता है अर्थ को। ओके, बहुत सारा आप लोग को देखे भी होंगे। एक कोमेट होता है हेली कोमेट, धूमकेतु का नाम सुनेंगे, पुछल तारा। तो हेली कोमेट जो है से 76 साल के बाद दिखता है। ठीक है, 76 साल के बाद दिखता है, इसको याद रखिएगा, हेली कोमेट करके पूछते हैं। लास्ट टाइम 1986 में दिखा था ना, इसको थोड़ा सा याद रख लीजिएगा। उसके बाद 76 साल ऐड कर लीजिएगा, तो नेक्स्ट टाइम को अगर पूछ दे कि कब दिखेगा तो मल्टीप्लाई सब्ट्रैक्ट कर लीजिए, ऐड जो करना है। व्हेन वाज द फर्स्ट 4G सर्विस स्टार्टेड इन इंडिया? बोला जा रहा है कि इंडिया में फर्स्ट टाइम 4G नेटवर्क जो था यह सर्विस कब स्टार्ट किया गया था? सॉरी, वेयर है, देखिए गड़बड़ हो रहा है। मुंबई, चेन्नई, कोलकाता या फिर दिल्ली? क्या आंसर होना चाहिए? इसका आंसर होना चाहिए कोलकाता में। क्या पे? कोलकाता में फर्स्ट टाइम जो है 4G नेटवर्क लगाया गया था, इसको याद रखिएगा। 4G में G का मतलब होता है जनरेशन, याद रख लीजिएगा। आंसर इज ऑप्शन नंबर सी, कोलकाता। अब फर्स्ट 4G लगाया गया था, तो फर्स्ट 4G लगाने वाला कंपनी कौन था? गूगल से पूछा गया तो गूगल ने साफ से बता दिया, एयरटेल है। 10 अप्रैल 2012 में, तो पूछ दे आपके साल कि फर्स्ट 4G जो है कब लगाया गया? तो 2012 में लगाया गया, इसको याद रख लीजिएगा। तो फर्स्ट टाइम 4G जो है सर्विस लॉन्च किया गया। इसमें वोल्टेज देखे होंगे, LT मतलब होता है लॉन्ग टर्म एवोल्यूशन। तो इस तरह का जो चीज़ है सर्विस लाया गया था एयरटेल के द्वारा फर्स्ट ऑफ ऑल। ठीक है, इसको आप लोग याद रखिएगा। भारत में जो था इंटरनेट वगैरह की शुरुआत जो था सबको तो बताया था कि 15 अगस्त 1995 से हुआ था। कब? 15 अगस्त 1995 से शुरू हुआ था। उस समय नेटवर्क कौन देता था? उस समय आपको VSNL देता था। ध्यान दीजिएगा, VSNL बोल रहा हूँ, BSNL नहीं, विदेश सेवा निगम लिमिटेड। इसको थोड़ा सा आप लोग याद रखें, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अगर थोड़ा सा नेटवर्क बारे में आया है तो याद रख लीजिएगा, एक होता है टर्म टेली डेंसिटी। क्या होता है? टेली डेंसिटी एक टर्म होता है, नंबर ऑफ टेलीफोन कनेक्शन इन पर 100 पॉपुलेशन। ध्यान दीजिएगा, नंबर ऑफ टेलीफोन कनेक्शंस पर 100 पॉपुलेशन इज कॉल्ड टेली डेंसिटी। और इस टेली डेंसिटी में सबसे अव्वल नंबर पे है आपका दिल्ली। तो दिल्ली एक यूनियन टेरिटरी है। अगर स्टेट में पूछेगा तो याद रख लीजिएगा आपका हिमाचल प्रदेश हो जाएगा। ठीक है, हिमाचल प्रदेश हो जाएगा। टॉप स्टेट यही है जहाँ पर टेली डेंसिटी सबसे ज़्यादा है। और ओवरऑल सब पूछ दे तो आपका आंसर दिल्ली होना चाहिए। मूव करते हैं क्वेश्चन नंबर 4 पे। क्वेश्चन नंबर 4 कहता है, विच वॉज द फर्स्ट कंट्री टू इम्पोज कार्बन टैक्स? क्या होता है? कार्बन टैक्स इम्पोज करने वाला फर्स्ट कंट्री कौन था? आप लोग पता होगा कि पर्यावरण को इतना ज़्यादा नुकसान अगर आप लोग पहुँचाते हैं तो कार्बन टैक्स देना आप लोग के लिए अनिवार्य है, ताकि उसको जितना भी आप लोग गंदगी फैला रहे हैं उसको
ख़त्म किया, मतलब कम किया जा सके पैसा वगैरह का यूज करके। तो कौन कंट्री था जो कि फर्स्ट टाइम कार्बन टैक्स इम्पोज किया था? स्वीडन, जर्मनी, न्यूजीलैंड या फिर अमेरिका? कौन था वह कंट्री? वह कंट्री था न्यूजीलैंड। कौन था? न्यूजीलैंड वह आपका कंट्री था, याद रखिएगा। ओके, तो आंसर इज सी। न्यूजीलैंड के बारे में थोड़ा सा कुछ याद रख लीजिएगा। न्यूजीलैंड जो है ऐसे एक फर्स्ट कंट्री था जिसमें, जो आप लोग को पता होगा, जो वीमेन को वोटिंग राइट प्रोवाइड कराया था। तो फर्स्ट कंट्री टू गिव वोटिंग राइट टू वीमेन वाज न्यूजीलैंड। तो इसको याद रख सकते हैं, ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ओके, इसको याद रख लीजिएगा। एक चीज़ यहाँ पे बता देता हूँ, जैसे कि कार्बन, तो आपको पता होगा कि कार्बन का बहुत फॉर्म होता है, एलोट्रॉप्स बहुत है इसका कार्बन का। जैसे में ग्रेफाइट आता है, ओके, डायमंड और फ्लोरीन। फ्लोरीन सबसे लेटेस्ट खोजा गया है, इसको 660 के नाम से भी जाना जाता है। 660 फुटबॉल के फॉर्म में होता है, याद रख लीजिएगा फ्लोरीन। बकमिस्टर फ्लोरीन एक साइंटिस्ट थे, उनके नाम पर रखा गया है। ग्रेफाइट, डायमंड और फ्लोरीन तीनों के तीनों प्योर फॉर्म है कार्बन का, याद रख लीजिएगा। डायमंड जो है से आपको इलेक्ट्रिसिटी को कंडक्ट नहीं करता, लेकिन ग्रेफाइट करता है, क्योंकि इसका फोर्स जो इलेक्ट्रॉन होता है फ्री रहता है। आपको समझाया था कोई वीडियो में, शायद साइंस वाला वीडियो में समझाया होगा, कहीं पे समझा दिया हो, कोई गारंटी है मेरा। कार्बन टैक्स, अब कार्बन टैक्स के बारे में थोड़ा सा आपको बता देता हूँ। जैसे कि अभी इंडिया में ही बात कीजिएगा तो एक टन में कितना होता है? 1000 kg होता है। तो 1000 kg के लिए आपको अभी जो कार्बन टैक्स है वो 100 रुपया लिया जाता है ना, 100 रुपया लिया जाता है। ये आपका यूपीएससी का ईपीएफओ का एग्जाम में आया था, ठीक है, तो इसको थोड़ा सा याद रख लीजिएगा। 10⁻³ जो मतलब 1000 kg यानी 1 टन पर 100 रुपया कार्बन टैक्स लिया जाता है कोयला के लिए। आई होप कि समझ में आ चुका होगा, ठीक है। चलिए, न्यूजीलैंड, ये क्वेश्चन तो उधर बताना ही भूल गया था जब जीएसटी लाया था, एक याद रख लीजिएगा। जीएसटी लागू करने वाला सबसे जो फर्स्ट कंट्री था वो फ्रांस था। जीएसटी लागू करने वाला फर्स्ट कंट्री फ्रांस था, वहीं बताना चाहिए था बट भूल गया था। क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, कहीं पे जान लीजिएगा तो क्या हो जाएगा। विच ऑफ द फ्लोइंग इज नॉट करेक्टली मैच्ड? क्या हो गया है, क्या है इनमें से कौन करेक्टली मैच नहीं है? बताइए कि इनमें से कौन करेक्टली मैच नहीं है। कुछ आपका इस्पात जो संयंत्र है यानी कि स्टील प्लांट है, और उसका इस्टेब्लिशमेंट किस किस कंट्री के सहयोग से हुआ है, बताइए कौन इसका सही से सम्मिलित नहीं है। बोकारो स्टील प्लांट बोला जा रहा है, यूएसएसआर की सहायता से आप लगाए हैं। राउरकेला जो कि आपको उड़ीसा में देखने को मिलेगा, जर्मनी की सहायता से लगाया गया है। भिलाई का स्टील प्लांट बोला जा रहा है, जापान की सहायता से लगाया गया है। और जो दुर्गापुर है, भिलाई समझते हैं छत्तीसगढ़ में पड़ता है, और एक दुर्गापुर है, क्या है, दुर्गापुर स्टील प्लांट है जो कि इंग्लैंड की सहायता से लगाया गया है। कौन गलत है बताइए? यह आपका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। जो भिलाई स्टील प्लांट है, क्या है, भिलाई स्टील प्लांट जो छत्तीसगढ़ में है वह जापान की सहायता से नहीं लगाया गया है, यह लगाया गया है आपका यूएसएसआर यानी कि रशिया की सहायता से ही लगाया गया है। इसको याद रख लीजिएगा, इंपोर्टेंट क्वेश्चन है। तो इसमें तो 4 के 4 आपका हो ही गया। बोकारो याद रखिएगा, यूएसएसआर जो कि झारखंड के पर्सपेक्टिव में सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट बनता है, बोकारो स्टील प्लांट। राउरकेला उड़ीसा जर्मनी की सहायता से लगाया गया है। भिलाई यूएसएसआर रूस की सहायता से लगाया गया है। और दुर्गापुर वेस्ट बंगाल में है, इंग्लैंड के सहयोग से स्थापित किया गया है सब स्टील प्लांट। तो थोड़ा सा याद रख लीजिएगा। स्टील जो होता है एक तरह का एलॉय है, मिश्र धातु। देख रहे हैं क्या हो रहा है? स्टील एक मिश्र धातु है, इसमें आयरन प्लस कार्बन होता है। क्या होता है? आयरन प्लस कार्बन होता है। अगर स्टेनलेस स्टील के बारे में बात करें तो थोड़ा सा अलग होता है। स्टेनलेस स्टील में आप लोग आयरन के साथ क्रोमियम वगैरह भी मिलाया जाता है, निकल वगैरह थोड़ा हार्ड वर्क करने के लिए, तो स्टेनलेस स्टील वगैरह होता है। थोड़ा सा याद रख लीजिएगा। ओके, जनरल स्टील आप लोग घर में बर्तन के लिए यूज़ करते हैं, और तो बहुत ज़्यादा हार्ड स्टील वगैरह होता है तो उसका यूज़ बहुत अलग अलग जगह पर होता है। एरोप्लेन वगैरह बॉडी वगैरह बनाने के लिए, कार वगैरह का, ठीक है, सब यूज होता है। तो भिलाई स्टील प्लांट वगैरह आपका जापान की सहायता से नहीं, यूएसएसआर यानी कि रशिया की सहायता से है। तो एक भिलाई छत्तीसगढ़ वाला और एक बोकारो झारखंड वाला, ये दोनों जो है आपका यूएसएसआर यानी कि रशिया की सहायता से बनाया गया है। इसको थोड़ा सा आप लोग याद रखिएगा, सारा का सारा इंपॉर्टेंट है। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट आता है, हाउ मेनी टोटल लैंडलॉक कंट्री आर इन द वर्ल्ड? बोला जा रहा है कि वर्ल्ड में जैसे टोटल लैंडलॉक कंट्री कितने हैं, लैंडलॉक कंट्री टोटल कितने हैं बताइए। देखिए 33, 22, 44 या 55 क्या होना चाहिए? देखिए टोटल लैंडलॉक कंट्री क्या होता है? लैंडलॉक कंट्री एक ऐसा कंट्री होता है जो कि आपका चारों ओर से लैंड से घिरा रहता है, चारों ओर लैंड से घिरा रहता है। कोई कंट्री है, कहीं भी ओशियन वगैरह का बाउंड्री छूता नहीं है। रिवर की बात नहीं होता है, रिवर वगैरह की बात नहीं होता है, यहाँ बात होता है ओशियन का, उसको लैंडलॉक कंट्री का बोला जाता है। तो आंसर आपका हो जाएगा 44। क्या होगा? 44 हो जाएगा।
तो देयर आर 44 कंट्रीज इन ऑल इन द वर्ल्ड राइट नाउ विच आर लैंडलॉक्ड कंट्रीज। ओके, इसको याद रखिएगा। ओके, अभी डिस्कस करूंगा, थोड़ा सा याद रख लीजिएगा। अगर पूछ दे कि जो लैंडलॉक कंट्री है वह सबसे बड़ा लैंडलॉक कंट्री कौन है, तो ये आपका कजाकिस्तान देखने को मिलेगा। और स्मॉलेस्ट एरिया बाई होगा वो वेटिकन सिटी। क्या होगा? वेटिकन सिटी जो सबसे स्मॉलेस्ट है वो आपका वेटिकन सिटी है। ऐसे स्मॉलेस्ट कंट्री भी यही है, वेटिकन सिटी। इसको याद रख लीजिएगा। आंसर हो गया 44। इतने ही लैंडलॉक कंट्री वर्ल्ड में है। देख लीजिएगा पूरा लैंडलॉक कंट्री का यहाँ पे लिस्ट वगैरह देखने को मिलेगा। बोलिविया है, पराग्वे वगैरह इधर से देखने को मिल रहा है, नाइजर वगैरह, माली देखने को मिल रहा है, यहाँ पे चाड वगैरह देखने को मिल रहा होगा, रवांडा वगैरह सारा देख लीजिएगा। इधर ऑप्शन में लेसोथो वगैरह, बोत्सवाना वगैरह दिख रहा है, जिम्बाब्वे वगैरह, इधर मटावी वगैरह देखने को मिल रहा होगा, युगांडा वगैरह, इथियोपिया, सूडान वगैरह। ठीक है, तो ये सब देख लीजिएगा आप लोग। यहाँ सारा आप लोग आसपास जो इंपॉर्टेंट यहाँ पे देख लीजिएगा। इंडिया में नेपाल, अफगानिस्तान और भूटान, ये जो है आपका, ठीक है, ये यहाँ पे लैंडलॉक कंट्री है। ठीक है, तो इसको देख लीजिएगा। यही कजाकिस्तान था जो कि आपका लार्जेस्ट लैंडलॉक कंट्री आप लोग को था। ठीक है, तो इसको याद रखिएगा। मंगोलिया वगैरह भी है जहाँ पे गोबी मरु स्थल देखने को मिलता है आपको। ओके, तो भूटान, लाओस भी है, लाओस। अच्छा, लाओस एक इंपॉर्टेंट चीज़ याद आ गया। आप लोगों को पता है क्या कि हिंद चीन में कितने कंट्री है? नाम है हिंद चीन, इंडो चाइना कंट्रीज। तो आप लोग सोचिएगा इंडो चाइना में इंडिया और चाइना होगा, गलत। इंडो चाइना में 3 कंट्री है, वियतनाम, लाओस और कंबोडिया। यह देखिएगा, वीएलसी में प्लेयर होता है ना। चलिए, तो वियतनाम, लाओस और कंबोडिया में, हिंद चीन में, यानी कि इंडो चाइना कंट्री में 3 स्टेट्स आते हैं, 3 कंट्रीज आते हैं, याद रखिएगा। समझ गए? तो यहाँ पे देख लीजिएगा सारा क्या क्या डेटा था। टोटल जो था 44 आंसर हो गया। मूव करते हैं क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट पे। नेक्स्ट आता है क्वेश्चन नंबर 7, कॉन्टैक्ट प्रोसेस। नाम सुना है कॉन्टैक्ट प्रोसेस का? आईएएस वगैरह में सुने होंगे। कॉन्टैक्ट प्रोसेस इज यूज्ड इन द फॉर्मेशन ऑफ। कॉन्टैक्ट प्रोसेस का यूज आप लोग कहाँ पे करते हैं? नाइट्रिक एसिड को बनाने के लिए, इसका नाम नाइट्रिक एसिड है। H2SO4 है आपका, देख लीजिएगा। आपका नाम है सल्फ्यूरिक एसिड। H3PO4 इसका नाम है फॉस्फोरिक एसिड। और HCl का नाम है आपका हाइड्रोक्लोरिक एसिड। क्या होता है? हाइड्रोक्लोरिक एसिड। तो कॉन्टैक्ट प्रोसेस का यूज किसके लिए करते हैं आप लोग? ध्यान दीजिएगा, एक हिंट देता हूँ। कॉन्टैक्ट प्रोसेस का यूज करते हैं आप लोग जो देखिएगा किसके लिए? जो किंग ऑफ एसिड है उसके लिए। आप बताइए किंग ऑफ एसिड कौन है? तो किंग ऑफ एसिड है आपके लिए सल्फ्यूरिक एसिड। तो सल्फ्यूरिक एसिड को बनाने के लिए कॉन्टैक्ट प्रोसेस का यूज किया जाता है। इसको किंग ऑफ एसिड के नाम से जाना जाता है, इसको याद रखें। ओके, अब इसको बनाने का थोड़ा सा विधि देख लीजिएगा, कैसे कैसे बनता है। थोड़ा सा ज़्यादा इंपॉर्टेंट पूछेंगे नहीं आपसे। सल्फर को ऑक्सीजन के साथ सल्फर डाइऑक्साइड बनता है, फिर उसके बाद सल्फर ट्राइऑक्साइड बनाया जाता है। उसके बाद देख लीजिएगा यहाँ पे ओलियम बनाया जाता है ना। ओलम नहीं है, हुआ पोटासियम नहीं है, तो ओलियम है H2O7। उसके बाद H2O7 का H2 के साथ रिएक्शन कराया जाता है, तब जाके H2SO4 यानी कि सल्फ्यूरिक एसिड बनता है। यह आपका कॉन्टैक्ट प्रोसेस है। एक आपके लिए इंपॉर्टेंट प्रोसेस बताता हूँ जिसका नाम है हार्बर प्रोसेस। क्या है? हार्बर प्रोसेस। ये सब लेटेस्ट एग्जाम में देखिएगा ना, जैसे कि एसएससी वगैरह चाहे अलग अलग स्टेट के एग्जाम में सब क्वेश्चन पूछा जाता है। ठीक है, पूछा गया है, मतलब पूछा गया यही क्वेश्चन है। मुझे लगता है शायद बिहार में कुछ क्वेश्चन अगर पूछा गया होगा, एक्चुअली तो मुझे याद नहीं है सारा, सब क्वेश्चन पूछा जा चुका है। ठीक है, तो देखिए यहाँ पे एक चर्चा कर देता हूँ हार्बर प्रोसेस के बारे में। किसका? एक है हार्बर प्रोसेस। ठीक है, तो हार्बर प्रोसेस अगर आपसे पूछेगा कि हार्बर प्रोसेस का यूज किसको बनाने के लिए करते हैं, तो आईसी वाले तो इसको समझ जाएंगे। यह अमोनिया को बनाने का मेथड है। क्या है? अमोनिया। H2 + N2 जब मिलता है, क्या होता है? H2 + H2 मिलता है, 300 ATM दे दीजिए, 300 ATM निकल देते हैं यहाँ पे कैटलिस्ट वगैरह। तो H2 + N2 जाके आपका अमोनिया बन जाता है, 2NH3 बन जाता है। क्या बन जाता है? 2NH3 बन जाता है। बैलेंस कर लीजिए, यहाँ पे 3 लगा दीजिए, बैलेंस हो गया। तो ये बनाने का प्रोसेस जो होता है इसे हार्बर प्रोसेस होता है ना। क्या होता है? हार्बर प्रोसेस होता है। तो हार्बर प्रोसेस जो होता है अमोनिया को बनाने का एक मेथड होता है, इसको याद रख लीजिएगा। अमोनिया जो गैस होता है ना, ये क्वेश्चन भी शायद मुझे लगता है यह आ चुका है, वाटर में बहुत ही ज़्यादा सॉल्युबल यानी घुलनशील होता है अमोनिया गैस, इसको याद रखिएगा। आंसर H2SO4 हो गया। HNO3 एक क्वेश्चन बताते हैं ना, एक होता है HNO3 और एक होता है आपका HCl। तो देखिए HNO3 और HCl का 1:3 रेशियो मिलाइएगा, ध्यान दीजिएगा 1:3 रेशियो में, तो बन जाता है आपका एक्वा रेजिया। क्या बन जाता है? एक्वा रेजिया बन जाता है, जिसको आप लोग अम्लराज के नाम से जानते हैं, 10th में पढ़े होंगे आप लोग। तो यह किसके लिए होता है? तो बहुत ही जो आप लोग को पता होगा, गोल्ड होता है, सिल्वर होता है, प्लेटिनम होता है, ये सब लीस्ट रिएक्टिव मेटल है।
ये सब किसी से रिएक्ट नहीं करता है। तो अब ये सब जल्दी जानते हैं, इस पर अगर गंदा लग जाएगा जल्दी साफ भी नहीं होता है। तो इसको गलाने के लिए, गलता भी नहीं है, जल्दी रिएक्शन नहीं करेगा। तो इसको गलाने के लिए एक्वारिजिया यूज किया जाता है। तो उसमें नाइट्रिक एसिड और हाइड्रोक्लोरिक एसिड का 1:3 रेशियो का मिक्सचर होता है। ध्यान दीजिएगा, एग्जाम में क्वेश्चन हाइड्रोक्लोरिक एसिड से नाइट्रिक एसिड पूछ देगा तो आंसर आपका चेंज होगा, 3:1 रेशियो लगा लीजिएगा। क्वेश्चन ध्यान से बनाइएगा, ठीक है। चलिए, HCl वही एसिड है जो कि आप लोग का पेट वगैरह में उत्पन्न होता है। इसका pH वैल्यू 1.2 होता है, याद रखिएगा। एसिड कोई भी हो उसमें हाइड्रोजन उसका एक मेन कॉन्स्टिट्यूएंट होता है, और जितना भी एसिड है उसका pH वैल्यू 7 से कम होता है। इसको थोड़ा सा याद रखिएगा, pH वैल्यू 7 से कम, क्योंकि एसिड है। सारा देख लिए, बहुत ही डिटेल में आपको डिस्कस कर दिया। क्वेश्चन 8 देखते हैं, विच टाइप ऑफ बॉन्ड इज फाउंड इन NaCl। NaCl तो पता होगा किस तरह का इसमें बॉन्ड पाया जाता है। अगर आपको पता होगा कि NaCl किस तरह का कंपाउंड है तो भी आपको पता चल जाएगा कि इसमें किस तरह का बॉन्ड पाया जाता है। आयोनिक बॉन्ड, जिसको आयनिक बंध बोलते हैं। कोवैलेंट बॉन्ड, सहसंयोजी बंध बोला जाता है। कोऑर्डिनेशन बॉन्ड यानी कि उप सहसंयोजी बंध, या फिर इनमें से कोई नहीं। क्या होता है, देखिए NaCl में आयोनिक बॉन्ड बनता है। अब आयोनिक बॉन्ड NaCl में बनता कैसे है, ध्यान दीजिएगा। कभी भी आपको पता होगा मेटल और नॉन मेटल, ये चीज़ तो थोड़ा सा ध्यान से देख लीजिएगा। NaCl का फॉर्मूला NaCl क्यों होता है, पहले मेटल लिखा जाता है उसके बाद नॉन मेटल लिखा जाता है। इसको थोड़ा सा याद रख लीजिएगा। फार्मूला में पहले मेटल लिखा जाता है उसके बाद नॉन मेटल लिखा जाता है। तो इसमें प्लस माइनस चार्ज होता है, तो एक तरह का आयन बनता है ना, एनायन होता है और कैटायन होता है। तो उस तरह से आयन बनता है, तो यहाँ पे आयोनिक बॉन्ड बन गया। आयोनिक बॉन्ड बनता कैसे है, आपको सोडियम का अगर थोड़ा सा याद हो एटॉमिक नंबर, तो कितना होता है, सोडियम का होता है आपका 11। कितना होता है, 11। तो 2 8 10 हो गया, 2 8 10, इसका लास्ट में 1 बच गया। उस तरह से क्लोरीन का कंपाउंड दीजिएगा 17 होता है, तो 2 8 2 हो गया, 8 हो गया, 7 हो गया। तो इसका जो आउटर मोस्ट ऑर्बिट में होता है वही तो पार्टिसिपेट करता है बॉन्ड फॉर्मेशन में। तो यहाँ से जब NaCl का रिएक्शन करवाइएगा NaCl का, तो यहाँ का एक इलेक्ट्रॉन जो है ट्रांसफर होगा। क्या होगा, एक इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर होगा यहाँ से क्लोरीन के पास। तो क्लोरीन के पास जो इलेक्ट्रॉन इसको डोनेट कर सकता है मेटल, या गेन कर सकता है, तो Na+Cl बन जाता है। तो यहाँ से अगर देखिएगा कि जो एक इलेक्ट्रॉन यहाँ से कहीं ट्रांसफर होता है, तो ट्रांसफर ऑफ इलेक्ट्रॉन होता है अगर मेटल से नॉन मेटल की ओर, तो वहाँ पे आपका आयोनिक बॉन्ड बनता है। देखिए डिटेल में समझा दे रहा हूँ, समझ लीजिए। इस तरह का आयोनिक बॉन्ड बनता है, तो इसको थोड़ा सा याद रखिएगा। ओके, जो आपका इलेक्ट्रॉन जो है से डोनेट किया तो उसका पॉजिटिव चार्ज बन जाएगा, और जो लिया उस पास निगेटिव चार्ज होगा। क्यों, क्योंकि इलेक्ट्रॉन एक खुद एक निगेटिवली चार्ज पार्टिकल है। समझ चुके होंगे, तो ये सारा कहानी होता है, ठीक है। जिसके पास 7 इलेक्ट्रॉन था, एक आप लोग अलग से दे दिए, तो 7 + 1 8 हो गया ना, तो ऑक्टेट पूरा हो गया, तो कंपाउंड फॉर्मेशन हो जाता है, ठीक है। तो ये आपका आयोनिक बॉन्ड हो गया। अब एक कोवैलेंट बॉन्ड भी चर्चा कर दे देंगे, क्योंकि ये इंपॉर्टेंट है, बाकी इंपॉर्टेंट नहीं है। कोवैलेंट बॉन्ड कैसे बनता है, तो कोवैलेंट बॉन्ड होता क्या है ना, कि इसमें शेयरिंग पेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन बनता है, जिससे जितना भी आप लोग कार्बन और हाइड्रोजन कंपाउंड देखे होंगे सारा में कोवैलेंट बॉन्ड पाया जाता है। जैसे सबसे इंपॉर्टेंट ये क्वेश्चन लेना चाहूँगा, जैसे कि CH4 है। क्या है, CH4 मीथेन इसका नाम है, मार्स गैस के नाम से जाना जाता है, जो कि नेचुरल गैस या गोबर गैस का मेन कंस्टिट्यूएंट होता है। इसका देखिए कार्बन का वैलेंसी कितना होता है, कार्बन का देखिए एटॉमिक नंबर 6 होता है, तो 2 और 4 आ गया, तो वैलेंसी 4 हो गया, तो 4 इलेक्ट्रॉन इसमें पार्टिसिपेट करता है बॉन्ड बनाने में। अब इसको ऑक्टेट पूरा करना है, ऑक्टेट मतलब 8 इलेक्ट्रॉन, तो इसको एक एक हाइड्रोजन हर एक इलेक्ट्रॉन को देना होगा, ठीक है। तो 4 हाइड्रोजन के साथ जो है से यह कंबाइन करता है और कोवैलेंट बॉन्ड बनाता है। तो जहाँ पे शेयरिंग पेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन होता है, क्या होता है, 8 पूरा हो गया, देख लीजिए यहाँ से। तो जहाँ भी शेयर पेयर से इलेक्ट्रॉन से बनता है, यानी कि आपस में इलेक्ट्रॉन को शेयर करके उन लोग ऑक्टेट पूरा करता है, यानी कि 8 इलेक्ट्रॉन पूरा करता है, जिसको आप लोग नोबल गैस इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन बोलते हैं। तो वहाँ पे आपका कोवैलेंट बॉन्ड आता है। तो ये भी पूछेगा भी आपसे कि जो कार्बन हाइड्रोजन है मीथेन में CH4 में है, वो किस तरह का बॉन्ड है, क्योंकि NaCl ने पूछा है तो ज़्यादा चांस है कि इसमें भी आपसे पूछ दे। तो इसमें कोवैलेंट बॉन्ड पाया जाता है, सहसंयोग बॉन्ड। और बॉन्ड काउंट करने के लिए आएगा तो ध्यान दीजिएगा, बॉन्ड भी आप लोग काउंट कर लीजिएगा, ठीक है। मतलब बोलिएगा मत कि कितना बॉन्ड है। जैसे कि मान लेते हैं कि C2H6 दे दिया, क्या दे दिया, C2H6, तो इसको बनाइए भाई इसमें बॉन्ड। तो देखिए C2H6 में अगर बॉन्ड काउंट करने के लिए दे दे तो गड़बड़ाना नहीं है, इसको देख लीजिए, सब जगह ऐसे हाइड्रोजन जुटेगा। तो 3 हो गया, 1 2 3 4 5 6 1 7, तो 7 बॉन्ड आपका कोवैलेंट बॉन्ड हो गया इसमें। तो ऐसे बॉन्डिंग काउंट किया जाता है। ध्यान दीजिएगा, सारा फार्मूला याद रख लीजिएगा, CnH2 N+2 पर होगा। अगर डबल बॉन्ड या ट्रिपल बॉन्ड होगा तो उसमें बॉन्ड बढ़ जाएगा, ऐसे ध्यान से देख लीजिएगा, ठीक है। चलिए क्वेश्चन नंबर, आयोनिक बॉन्ड हो गया, कोवैलेंट बॉन्ड भी आपको समझा दिया अच्छे से, ठीक है। ऑर्गेनिक कंपाउंड वगैरह में होता है आयोनिक बॉन्ड होता है। क्वेश्चन 9 पे मूव करते हैं ना, यही सारा देखिए यहाँ पे लिखा हुआ भी था, सारा NaCl का कॉन्सेप्ट सारा ये सब ऐसे होता है। तो देख लीजिए यहाँ पे ऑक्टेट वगैरह पूरा इस सब का हो चुका है।
आयोनिक का बॉन्ड बनता है ऐसे, ठीक है, कभी भी ट्रांसफर ऑफ इलेक्ट्रॉन होगा। शेयरिंग पेयरिंग होगा, कोवैलेंट बॉन्ड बनेगा। हाउ मेनी टाइप्स ऑफ व्हाइट ब्लड सेल्स WBCs आर देयर, बोला जाता है कि WBC के जैसे कितने प्रकार होते हैं, क्या होते हैं, WBC के कितने प्रकार होते हैं, 2, 3, 4 या फिर 5। तो WBC का टोटल 5 प्रकार होता है, याद था, पता था कि नहीं पता था, 5 प्रकार होता है, इसको याद रखिएगा व्हाइट ब्लड सेल्स का, ठीक है। ब्लड एक तरह का ना आपको कनेक्टिव टिश्यू है, क्या है, एक तरह का कनेक्टिव टिश्यू, कनेक्टिव फ्लूइड टिश्यू है, यानी कि संयोजी होता है ब्लड, ठीक है। ब्लड का जो लार्जेस्ट पार्ट होता है ना, वो आपको देखने को मिलता है प्लाज्मा होता है। ब्लड प्लाज्मा जो होता है लगभग ब्लड में 55% पाया जाता है, 55%, इसको याद रखिएगा। तो यानी कि मेजर कॉन्स्टिट्यूएंट आपका बन जाता है ब्लड का। करेक्ट आंसर इज 5। अब देखते हैं कि जो व्हाइट ब्लड सेल्स है कितना है, तो टोटल देख लीजिए 5 है। आप लोग का न्यूट्रोफिल हो गया, उसके बाद इओसोनोफिल हो गया, बेसोफिल हो गया, मोनोसाइट हो गया और फिर लिम्फोसाइट हो गया। तो इस तरह के जो है 5 आपको देखने को मिलता है व्हाइट ब्लड सेल्स का टाइप, जिसमें मोनोसाइट जो होता है लार्जेस्ट WBC होता है। सुपर इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, कितने एग्जाम में आ चुका है, मोनोसाइट इज द लार्जेस्ट WBC, तो इसको याद रखिएगा। WBC का टाइम पीरियड जो होता है, क्या होता है, WBC का टाइम पीरियड ज़्यादा नहीं होता है, 1, 2, 3 दिन रहता है इसका टाइम पीरियड, ओके, इतना ज़्यादा दिन तक नहीं रहता है। RBC का टाइम जो होता है ना, RBC रेड ब्लड सेल्स देख रहे हैं, RBC, तो RBC का टाइम होता है 100 से लेकर 120 दिन तक होता है। इसलिए तो मलेरिया का जो पैरासाइट है प्लाज्मोडियम, ओके, P. वाइवेक्स इंडिया में सबसे ज़्यादा चलता है, प्लाज्मोडियम वाइवेक्स इंडिया में सबसे ज़्यादा रिस्पॉन्सिबल यही है, ठीक है, तो इसको याद रख लीजिएगा प्लाज्मोडियम। तो ये जो है आपका, इसीलिए आपको जो है रेड ब्लड सेल्स को अफेक्ट करता है, क्योंकि उसको पता होता है कि व्हाइट ब्लड सेल में रहेंगे तो मर जाएंगे कोई दिन में, ओके। चलिए, इन लोग भी चालाक होता है। क्वेश्चन नंबर 9 हो गया। क्वेश्चन 10 देखते हैं। हु इज नोन एज द फादर ऑफ इंडियन फॉरेस्ट्री, अब बताना है कि इंडियन फॉरेस्ट्री का फादर कौन है। राजेंद्र सिंह, सिमोन उराव, सर, उसके बाद लिखा हुआ है डिएट्रिक ब्रांडिस या फिर डॉक्टर कनिंघम, कौन है भारतीय वानिकी के पितामह कौन कहे जाते हैं। फॉरेस्ट से रिलेटेड है, आपको पता होगा। देखिए, मेरा लेक्चर सुनने का आपसे यही फायदा है, मैं भर भर के इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड कराता हूँ, ठीक है। अभी बताता हूँ सारा चीज़, पहले आंसर देख लो। इतना ज़्यादा डिस्कस करने को रहता है एक स्लाइड में, बहुत चीज़ तो याद नहीं आता है कि क्या डिस्कस करना है। देखिए, इसका फादर ऑफ जो इंडियन फॉरेस्ट्री है वो ना आपको सर जो डिएट्रिक ब्रांडिस है उनको कहा जाता है। क्या कहा जाता है, सर डिएट्रिक ब्रांडिस को फादर ऑफ इंडियन फॉरेस्ट्री के नाम से जाना जाता है। इनके द्वारा एक बहुत फेमस स्टेटमेंट है, फॉरेस्ट फॉर पीपल एंड पीपल फॉर फॉरेस्ट। क्या होता है, फॉरेस्ट फॉर पीपल, यानी कि फॉरेस्ट पीपल के लिए है, लेकिन पीपल को भी जो है ऐसे फॉरेस्ट के लिए होना चाहिए। सर डिएट्रिक ब्रांडिस द्वारा बहुत ही फेमस स्टेटमेंट कहा गया है, तो याद रखिएगा। भारतीय वानिकी के पितामह कहे जाते हैं। बाकी सर याद रख लीजिएगा एक चीज़, फॉरेस्ट का फुल फॉर्म भी होता है ना, आपका फ्रूट देता है, ओ से ऑक्सीजन देता है, आर से रेन देता है, ई से इन्वायरमेंट प्रोटेक्शन, ए से सॉइल कंजर्वेशन, टी से आपका टिम्बर, यानी कि आपको क्या देता है, इमारती लकड़ी देता है, घर वगैरह बनाने के लिए। बहुत सारा आप लोग फर्नीचर वगैरह बनाते हैं ना, वही। तो इस तरह से इसका फुल फॉर्म होता है। फॉरेस्ट आपका स्टेट लिस्ट में नहीं है अभी, कंकरेंट लिस्ट में चला गया है, इसको याद रख लीजिएगा, ठीक है। फॉरेस्ट जो है आपका कंकरेंट लिस्ट में, उसमें 5 चीज़ ट्रांसफर किया गया था 1976 में, याद होगा, 42 में। बाकी राजेंद्र सिंह को क्या कहा जाता है, राजेंद्र सिंह को बोला जाता है भारत के जल पुरुष। क्या बोला जाता है, भारत के जल पुरुष बोला जाता है, यानी कि वाटर मैन ऑफ इंडिया। सिमोन उराव झारखंड के हैं, इनको झारखंड के जल पुरुष कहा जाता है, झारखंड के जल पुरुष बोला जाता है सिमोन उराव को। और जो डॉक्टर कनिंघम है, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट पर्सनालिटी है। कैसे, आप लोग एक चीज़ का नाम सुने होंगे, आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया। किसका, आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया, जिसकी स्थापना 1861 में किया गया था, जो कि मिनिस्ट्री ऑफ कल्चर के अंतर्गत आता है। इसके फर्स्ट जो है डायरेक्टर थे, क्या थे, फर्स्ट डायरेक्टर थे, यहाँ से बोल सकते हैं किसके, आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया को। जितना भी आप लोगों को पता होगा आर्कियोलॉजिकल पुरातत्व विभाग वगैरह होता है, उसमें खुदाई वगैरह होता है, तो उसके लिए जो है आप लोग का एक डिपार्टमेंट है इंडिया में, तो उसके लिए बोलते हैं आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया। अंग्रेजों के ज़माने से आया है, इसको थोड़ा सा याद रख लीजिएगा। 1861 का यह है, ठीक है, मिनिस्ट्री ऑफ कल्चर के अंतर्गत आता है ना, याद रख लीजिएगा। डॉक्टर कनिंघम फर्स्ट थे। आंसर आपका सर डिएट्रिक ब्रांडिस हो गया। सारा चीज़ तो डिस्कस कर दिया होगा। एक आर.के. सिंह के बारे में याद रख लीजिएगा, उनको डॉल्फिन मैन ऑफ इंडिया कहा जाता है। आर.के. सिंह को डॉल्फिन मैन ऑफ इंडिया कहा जाता है। एक क्वेश्चन आपके लिए है, हु इज कॉल्ड द मैंगो मैन ऑफ इंडिया। माउंटेन मैन आप लोग तो पता होगा किसको बोलते हैं, दशरथ मान जी को बोलते हैं। हु इज कॉल्ड मैंगो मैन ऑफ इंडिया, बहुत ही फेमस पर्सनालिटी है, नाम बताइए उनका, मैंगो मैन ऑफ इंडिया। और कुछ नहीं।
मूव करते हैं क्वेश्चन 11 पे। विच ऑफ द फ्लोइंग स्टेटमेंट और स्टेटमेंट्स इज और आर ट्रू अबाउट इंडिया ऑन द वर्ल्ड एरिना। इंडिया के देखिएगा पर्सपेक्टिव में बात करते हैं तो कौन सा स्टेटमेंट जो है से सही है। इंडियन नेवी बोला जा रहा है ना कि 7th लार्जेस्ट नेवी है आपका भारतीय जो नौसेना है, लार्जेस्ट नौसेना है आपका वर्ल्ड में। इंडियन एयरफोर्स आपका 5th लार्जेस्ट बोला जा रहा है। इंडियन आर्मी जो है 4th लार्जेस्ट है। क्या है? इंडियन आर्मी जो है आपका 4th लार्जेस्ट देखने को मिलेगा, और या फिर ऑल ऑफ दीज क्या बोला जा रहा है। देखिए आपके लिए सारा जो है से सही है, ऑल ऑफ दीज होगा। इंडियन नेवी विश्व में 7वीं सबसे बड़ी नौसेना है। एयरफोर्स 5वें स्थान पे आता है, और इंडियन आर्मी जो है से आपका 4th स्थान पे आता है। आर्मी हम लोग का स्ट्रॉन्ग है, ठीक है। तो इस स्थान पे है, जिसको याद रखिएगा। अब प्रेजेंट में थोड़ा सा बात कर लीजिएगा। जो इंडियन एयरफोर्स है उसके चीफ जो हैं वो BR चौधरी हैं, जो कि 26 नंबर के आपको बने हुए हैं आपके इंडियन एयरफोर्स के चीफ। आर्मी चीफ है आपके मनोज पांडे। क्या है? मनोज पांडे 29 नंबर के हैं। और नेवी चीफ है आपको एडमिरल आर हरी। क्या है? एडमिरल आर हरी हैं, 25 नंबर के हैं, 25 नंबर के। तो कुछ याद रखिएगा, डायरेक्ट क्वेश्चन आ सकता है। ये सब भी तो सुपर इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बन जाता है। इस तरह के ना क्वेश्चन सुपर इंपॉर्टेंट बन जाते हैं। ऑल ऑफ दिस हो गया। ओके, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। और कुछ चाहिए? नेक्स्ट क्वेश्चन क्वेश्चन 12 आता है, व्हाट इज द मेन कंस्टिट्यूएंट ऑफ गन पाउडर। बोला जा रहा है गन पाउडर है, उसका मेन कंस्टिट्यूएंट क्या होता है। गन पाउडर बारूद वगैरह होता है। कैल्शियम नाइट्रेट, पोटेशियम नाइट्रेट, सोडियम नाइट्रेट, या फिर कैल्शियम सल्फेट, क्या होना चाहिए। तो देखने को मिलेगा जो बारूद होता है उसका मेन कंस्टिट्यूट होता है पोटेशियम नाइट्रेट। क्या होता है? पोटेशियम नाइट्रेट। इसको KNO3 के नाम से आप लोग जानते हैं। अब एक होता है NaNO3। ओके, पोटेशियम नाइट्रेट, और होता है इसका सोडियम नाइट्रेट। जो पोटेशियम नाइट्रेट होता है ना, इसको चाइल्ड सल्फेटर के नाम से जानते हैं। चाइल्ड सल्फेटर। जो सोडियम नाइट्रेट है इसको आप लोग इंडियन साल्टपेटर के नाम से जानते हैं। होती सर्दी दिक्कत कर रहा है। इंडियन साल्टपेटर के नाम से जानते हैं। पोटेशियम नाइट्रेट इज द करेक्ट आंसर। कैल्शियम सल्फेट आपको पता होगा, CaSO4। आपको अगर 2H2 लगा दें तो आपका जिप्सम बन जाता है, अगर हाफ बना दे तो प्लास्टर ऑफ पेरिस बन जाता है। देखिए जब भी आप लोग पटाखा वगैरह छूटता होगा तो बहुत सारा कलर ऑब्जर्व किए होंगे कि अलग अलग कलर निकलता है। वो अलग अलग कलर निकलने का रीजन क्या होता है, कौन कौन सा उसमें मेटल होता है, ध्यान दीजिएगा। क्वेश्चन डायरेक्ट आता है। जो व्हाइट लाइट निकलता है ना, वो मैग्नीशियम के चलते, एल्यूमिनियम या टाइटेनियम के चलते निकलता है। टाइटेनियम को भविष्य का धातु कहते हैं, इसको याद रखें। रेड कलर निकलता है स्टोनियम के चलते, सिंबल इसका SR होता है। ऑरेंज जो कलर देखने को मिलता है वो कैल्शियम के चलते निकलता है, सिंबल कैल्शियम Ca होता है, ठीक है। चलिए, येलो कलर सोडियम के चलते निकलता है। सोडियम एक ऐसा मेटल है जो कि आप लोग को ऐसा ही आग पकड़ लेता है। किरोसिन ऑयल में जैसे इसको रखा जाता है, किरोसिन ऑयल में से सबसे ज़्यादा रिएक्टिव एलिमेंट आपका पोटेशियम है। ग्रीन कलर देखने को मिलता है बेरियम, Ba होता है इसका सिंबल, बेरियम, ठीक है। ब्लू कलर कॉपर के चलते आता है, Cu कॉपर, ठीक है। और जो पर्पल कलर होता है वह आपको स्टोनियम या आपको देखने को मिलता है कैल्शियम के चलते आता है, इसको देख लीजिएगा। तो ये सब आपका देखने को कुछ मिलता है कलर, तो इसको याद रखिएगा। वीडियो आज रिकॉर्ड करना बहुत ज़्यादा मुश्किल था, थोड़ा बहुत कष्ट आप लोग को भी हुआ होगा, तो सॉरी फॉर दैट। यहाँ तक आते हैं तो जरूर लिखें। जय हिंद, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। वंदे भारतम।